तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। उनको हम उनकी कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करेंगे या फिर उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के, हाइड्रोकार्बन्स जिनकी हमने बात करी थी कि कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन साइमल्टेनियसली, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आए हैं, आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करने का टाइम आ गया। हाइड्रोकार्बन्स को फर्स्ट हमने क्लासिफाइड किया ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, और दूसरा हमने किया क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में। दोबारा से इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया एलिफेटिक के अंदर सैचुरेटेड वाले और अनसैचुरेटेड वाले, सिमिलरली क्लोज चेन के अंदर एलिसाइक्लिक वाले और एरोमेटिक वाले। अब देखो, दो नाम हैं जो हमेशा हम लोगों को बार बार देखने के लिए मिलेंगे, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एलिफेटिक होते हैं वो हमेशा ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन मतलब स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं। इसके अंदर दो तरीके की कैटेगरी हैं, एक हमारे पास है स्ट्रेट वाली और एक हमारे पास है ब्रांच्ड वाली। और जो क्लोज्ड वाली थी, क्लोज्ड वाली मतलब उसको हम रिंग वाली भी कह सकते हैं। रिंग और क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स वो सारी की सारी आती हैं एलिफेटिक के अंदर, एरोमेटिक के अंदर। किसके अंदर आएंगी वो? एरोमेटिक के अंदर। अब एरोमेटिक के अंदर भी जो रिंग होगी वो स्पेसिफिक हो जाती है, वो रिंग हो जाती है ऐसी बेंजीन रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग बोलते हैं। ये आप लोगों के लेवल पे मैं केवल छोटा सा एक नाम क्लासिफाइड कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है जिसको हम 4n+2 पाई रूल बोलते हैं। हम बोलते हैं 4n+2 पाई रूल। ये एक रूल होता है, जो कंपाउंड इस रूल को फॉलो करता है वो कंपाउंड कहलाता है एरोमेटिक, और जो इसको फॉलो नहीं करता है, भले ही उसके अंदर रिंग आ रही हो, उसको हम खाली क्या बोलते हैं? क्लोज चेन बोलते हैं। तो एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्लासिफाइड किया ओपन चेन में और क्लोज चेन में। अब पहले हम ओपन चेन की बात कर लेते हैं खाली। तो ओपन चेन को मैं फर्दर क्लासिफाइड कर रहा हूँ, एक है हमारे पास सैचुरेटेड और एक है हमारे पास अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हम लास्ट क्लास में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि सैचुरेटेड के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आएंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा हो, और अनसैचुरेटेड के अंदर दो तरीके के कंपाउंड आएंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। मीन्स ये हुआ कि जब आप हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड करते हैं तो आप हमेशा उनकी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बिहाफ पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं। सैचुरेटेड हमेशा क्या रहेंगे? एल्केन्स रहेंगे, एल्केन्स जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स रहेंगे जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे एल्काइंस हो जाते हैं। तो इनका ये एब्रीवेशन याद रखना है आपको। ये प्रीफिक्स रहने वाला है एन, इन और आइन। इनकी हमने होमोलोगस सीरीज भी बनानी सीखी थी लास्ट वीडियो में। चलिए अब अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, यानी कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स के कंपाउंड की, क्योंकि ओपन चेन के अंदर तो हमने दे लिया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। क्लोज चेन के अंदर हम क्लासिफाइड करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये जो एलिसाइक्लिक वाले कंपाउंड्स हैं, आसान है, कोई भी टफ बात नहीं है। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है इसके अंदर एक कार्बन की चेन बनेगी, कार्बन की एक रिंग बनेगी। अब वो कार्बन की रिंग 3 कार्बन की भी हो सकती है, वो कार्बन की रिंग 4 कार्बन की भी हो सकती है, वो कार्बन की रिंग 5 कार्बन की भी हो सकती है, वो कार्बन की रिंग 7 या 8 कार्बन की भी हो सकती है। कितनी भी बड़ी रिंग बनाई जा सकती है कार्बन टू कार्बन कनेक्ट करके। अब 3 कार्बन जब मैंने कनेक्ट किए तो सपोज ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बोलते हैं, यानी ट्राइंगुलर शेप है। एक मैंने बना दी क्या? स्क्वायर शेप में मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। एक बार मैं इनको रेक्टेंगल शेप में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, एक बार मैं इसमें पेंटागन बना सकता हूँ, एक बार मैं इसमें हेक्सागन बना सकता हूँ, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द हेक्सागन स्ट्रक्चर। लेकिन अब एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में क्या फ़र्क है? ध्यान देना कि एलिसाइक्लिक के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनता, किसी भी ऑल्टरनेट कार्बन के बीच में क्या नहीं है? डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन एरोमेटिक के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पर कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। मींस जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स देखोगे तो वहाँ पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर, यानी एक के बाद एक कार्बन में क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। मींस यहाँ पर जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, लेकिन एलिसाइक्लिक में जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n होने वाले हैं, लेकिन ये कैसा कंपाउंड बनेगा? साइक्लिक बनेगा, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन यहाँ एरोमेटिक में क्या है? जितने कार्बन हैं उतने ही क्या रहने वाले हैं? हाइड्रोजन रहने वाले हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है।
सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन, जिसकी स्ट्रक्चर ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द बेंजीन। इसमें 6 कार्बन हैं, 6 ही हाइड्रोजन हैं और 6 कार्बन में ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या है? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हैं। क्लियर हो गई बात? चलते हैं आगे। फिर हमने ये देखा भी कि हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड किया था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था सैचुरेटेड वाले कौन से? जो सिंगल बॉन्डेड हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू यानी n की वैल्यू को 1 2 3 4 सोन करते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, आपको एक सीरीज मिलती चली जाएगी। यानी कि एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स कनेक्टेड होते हैं सिंगल बॉन्डेड के साथ, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ, क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इनका जनरल नेम, नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम एल्क रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाम हो जाता है इनका एल्केन्स। अब एल्केन्स जब हो जाता है तो हम इनकी एक सीरीज भी बना सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज इज CH4, सेकंड मेंबर इज C2H6, थर्ड मेंबर इज C3H8 एंड द फोर्थ मेंबर इज C4H10। जब आप इसमें इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को 1 2 3 4 सोन रखते चले जाएंगे तो आपको ये सीरीज मिलती चली जाएगी, और इसी सीरीज को हमने नाम दिया था होमोलोगस सीरीज का। नेक्स्ट वन थी हमारे पास अनसैचुरेटेड वाले। अनसैचुरेटेड को हमने क्लासिफाइड किया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड के बेसिस पे। डबल बॉन्डेड वालों का नाम आया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्डेड वालों का नाम आया एल्काइन। एल्कीन कौन से थे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड थे, डबल बॉन्ड था, उसके लिए हमने कार्बन का नाम लिया एल्क, कार्बन के नंबर को हमने लिखा एल्क और डबल बॉन्ड को हमने लिखा इन से। सिमिलरली जब हमने ट्रिपल बॉन्ड वाला देखा तो ट्रिपल बॉन्ड वाले के केस में क्या आया? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन के नंबर के लिए एल्क और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, YNE, तो ये बन गया एल्काइन। इसलिए इनका नाम पर्टिकुलरली इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन इस तरीके से लिखा जाता है। जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n, जबकि एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। अगर मैं तीनों को एक साथ लिखूं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो तीनों के जो जनरल फॉर्मूलाज रहने वाले हैं वो कुछ ऐसे होंगे। एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n एंड थर्ड एल्काइन के लिए CnH2n-2। ये हो गया एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। इसके बाद अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि मेरे पास अगर कोई भी एल्केन होता है और उस एल्केन में से मैं एक H कम कर दूं, एक H को रिलीज़ कर दूं या एक H को हटा दूं, किसी रिएक्शन में कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि मुझे एक H हटाना पड़ जाए, एक H निकालना पड़ जाए, तो आपके पास जो ग्रुप बचता है उसका नाम हो जाता है एल्काइल। उस ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा? एल्काइल हो जाएगा। अब मीन्स मानिए कि मैंने आपसे कहा एल्केन मेरे पास ये है मीथेन, मेरे पास ये है मीथेन, इस मीथेन में से मैंने एक H कम कर दिया। जैसे ही आप एक H कम करोगे तो ये कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। तो एक कार्बन की वैलेंसी खुल जाएगी क्योंकि टोटल 4 वैलेंसीज रहने वाली हैं। 4 में से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो उसकी एक वैलेंसी कम हो गई, और जब एक वैलेंसी कम हो गई तो ये जो ग्रुप है अब ये कहलाएगा मिथाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा? मिथाइल। देखो एल्क तो वही रहेगा, एल्क का नंबर तो सेम रहेगा, नाम भी सेम रहेगा, लेकिन एन की जगह इस बार क्या आ जाएगा? आइल ग्रुप आ जाएगा, YL आ जाएगा, तो ये बन गया मिथाइल ग्रुप। चलिए इसके और भी बेसिक एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया कि द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल। आपका कोई भी एल्केन मॉलिक्यूल हो, उसमें से एक H अगर आपका हटा दिया जाए तो जो ग्रुप बचता है उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था मिथाइल ग्रुप का, तो वो कब बना? मीथेन हमने ले रखा था, एक H मैंने कम कर दिया, जैसे ही एक H कम हो गया तो ये ग्रुप बचा ऐसा। इस ग्रुप को नाम देंगे हम किसका? मिथाइल ग्रुप का। सिमिलरली अगर मैं ले लेता हूँ इथेन, तो इथेन में ये रहा मेरे पास इथेन कंपाउंड C2H6, टोटल 6 हाइड्रोजन है, ये रहे CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये खाली हो गई वैलेंसी। जब वैलेंसी खाली हो गई तो इस ग्रुप का क्या नाम बन गया? इथेन से एन हट जाएगा, आइल जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप बन गया, इथाइल ग्रुप बन गया। सिमिलरली अगर मैं और भी ग्रुप इसमें ले लेता हूँ तो और ग्रुप हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं? ध्यान से देखें कि सपोज मेरे पास था प्रोपेन, मेरे पास है प्रोपेन, तो प्रोपेन में से मैं एक H जैसे हटाता हूँ तो ये क्या बन जाता है? प्रोपाइल बन जाता है। बताइए अगर मैं ब्यूटेन में से एक H हटाऊंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा?
ब्यूटाइल। अगर मैं पेंटेन में से एक एच हटाऊंगा तो क्या बनेगा? पेंटाइल बनेगा। सिमिलरली अगर मैं हेक्सेन में से हटा रहा हूँ क्या बनेगा? हेक्साइल बनेगा। हेप्टाइल में से, हेप्टेन में से हटा दें तो क्या बनने वाला है? हेप्टाइल बनने वाला है। अब अगर मैं इनके फॉर्मूलाज लिखूं तो बताइए फॉर्मूलाज क्या क्या रहने वाले हैं। प्रोपेन का जो फॉर्मूला है वो C3H8 है। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 है। आपने एक H कम करना है तो कितना H लगाओगे आप इसमें? अब C3H7 और एक वैलेंसी खुल जाएगी। अगले वाले के लिए कितने आ जाएंगे बताइए? C4H9, C4H9। पेंटाइल के लिए बताइए कितने आ जाएंगे? C5H11। अगले वाले के लिए कितने आ जाएंगे? C6H13। ये आ गया हेक्साइल का। ऐसे ही हेप्टाइल का। बच्चों देखो हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ में, जब होमोलोगस सीरीज़ बनाई हमने ये कहा कि हर सब्स्टिट्यूएंट के आगे यानी कि हर कार्बन के आगे, मतलब सॉरी एक नेक्स्ट कार्बन के आगे कितने का डिफरेंस आने वाला है? CH2 का। यानी कि जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, आप अपनी होमोलोगस सीरीज़ बनाओगे तो एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। जो ये एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप की भी होमोलोगस सीरीज सेम यही है। आपका पहला जो था वो बना CH3, सबसे फर्स्ट वाला क्या बना? CH3। दूसरा क्या बना? C2H5। तीसरा क्या बना? C3H8। 8 में से एक कम हो जाएगा सो C3H7। फिर अगला क्या आ गया? C4H9, फिर C5H11, फिर C6H13। अब आप देखो क्या हर बार दो हाइड्रोजन और एक कार्बन नहीं बढ़ रहे? हर सीक्वेंस में हर स्टेप में एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो जो ग्रुप का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप एल्केन ग्रुप में देखें, चाहे आप एल्कीन ग्रुप में देखें, चाहे आप एल्काइन ग्रुप में देखें, या फिर चाहे आप एल्काइल ग्रुप में देखें। सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलिए एक एग्जांपल मुझे बताइए। मैंने एक आपके सामने लिखा लाइक C8 और H18, इसका नाम क्या होगा? आप पहले इसका नाम मुझे बताइए, क्या नाम है इसका? 8 कार्बन पर क्या नाम आता है? हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, मेथ ऑक्टेन। वेरी गुड, बिल्कुल ये है ऑक्टेन। अब ये कैसे पता चला कि ये एन का है? ये कैसे पता चला आप लोगों को कि ये एन का है? एग्जैक्टली क्योंकि कार्बन के नंबर से 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। मीन्स इट फॉलोज द फॉर्मूला। ये वाला ही फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गई बात? एन इसीलिए आया। अब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचेगा बताओ? एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बचेगा? C8H17। अभी इसका नाम ऑक्टेन था, अब इसका नाम क्या बन गया? ऑक्टाइल। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, ऑक्टाइल बन गया। अब मान लो कि सपोज मैंने लिखा, ये तो हो गए सिंगल बॉन्ड वाले बच्चों, ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड। ये किसका है? सैचुरेटेड का। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्काइल ग्रुप बनता है वो हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए ही बनता है। अनसैचुरेटेड के लिए, इस ग्रुप के लिए कोई नाम नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये वाला ग्रुप बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें से हम हाइड्रोजन का नाम कम करके एल्काइल ग्रुप को नहीं बनाते। हमेशा एल्केन में से ही एक हाइड्रोजन कम होगा और एक एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। चलिए हम इसके और कुछ एग्जाम्पल्स देख लें किस तरीके से ये काम होगा और क्या इसकी सीरीज़ बनेगी। ये रहा हमारे पास नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में वो सारी बातें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की। इस नोमेनक्लेचर को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सबसे पहले बताया था, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IUPAC। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। IUPAC जब आपसे पूछा है तो इसका मतलब आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, O यहाँ पे साइलेंट रहता है, P फॉर प्योर, N साइलेंट रहता है, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। देन IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
अब इसमें दो पार्ट है नोमेनक्लेचर करने के लिए, जैसा हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। एक है नंबर ऑफ कार्बन एटम का, एक है टाइप ऑफ बॉन्ड का। अगर आपके नंबर ऑफ एटम आपको याद है, नंबर ऑफ कार्बन एटम की सीरीज आपको याद है कि एक कार्बन पर मैथ आता है, 2 कार्बन पर एथ आता है, 3 कार्बन पर प्रोप आता है, तो हम उसको एल्क पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब एब्रिविएशन एल्क का यूज़ करते हैं। और टाइप ऑफ बॉन्डिंग के लिए हम प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करते हैं, और प्राइमरी सफिक्स होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि यहाँ हमें इस टेबल में मेंशन है। तो हमने पहले एक टेबल बनाई एल्क पार्ट के लिए कि कार्बन का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। सबके नाम सिमिलरली वही मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक। 10 कार्बन तक हमें ये नेम लर्न करने हैं। आफ्टर देन हमें प्राइमरी सफिक्स याद होना चाहिए कि प्राइमरी सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन का यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन का यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन का यूज़ करेंगे। मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो एन आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो इन आएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो आइन आएगा। ये हम एब्रीवेशंस और प्राइमरी सफिक्स सारे याद कर चुके हैं। अब जो नाम बनेगा पर्टिकुलर, वो नाम कैसा बनेगा वो हमें देखना है। एल्क प्लस एन है तो ये क्या बन गया, एल्केन। ये एल्क प्लस इन है तो ये क्या बन गया, एल्कीन। ये एल्क प्लस आइन है तो ये क्या बन गया, एल्काइन। ये हो गए प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग इनके पर्टिकुलर नेम।